जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद अब जल्द ही वहां चुनाव होने की संभावना है। राज्य में अब हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। वहां के लोग काफी खुश हैं क्योंकि पहले के मुकाबले घाटी में शांति का माहौल है। अब पत्थरबाजी भी बंद हो चुकी है। हालांकि वहां के सियासी दलों की नींद उड़ गई है क्योंकि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। महबूबा मुफ्ती जो अक्सर पाकिस्तान की तरफदारी करती रहती हैं, उनकी पार्टी की स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। ऐसे में महबूबा अक्सर बीजेपी पर हमलावर रहती हैं और अपने वोटरों को खुश करने की कोशिशों में लगी रहती हैं। गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह को वहां के लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती काफी बेचैन लग रही हैं। हालांकि महबूबा की दाल नहीं गल रही है और उनकी पोल खुलती जा रही है और इस बार भी मुफ्ती का झूठ पकड़ा गया है। वो गृह मंत्री के दौरे पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद ही एक्सपोज हो गई हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक दौरे पर जाने से रोक दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि एक ओर तो गृह मंत्री राज्य में सब कुछ सामान्य होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री को घर में ही बंद कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि गृह मंत्री के दौरे की वजह से उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, मैं घर में नजरबंद हूं। मुझे एक कार्यकर्ता की शादी के लिए पट्टन जाना था। अगर एक पूर्व सीएम के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से छीना जा सकता है तो आम आदमी की दुर्दशा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती के इन दावों का श्रीनगर पुलिस ने खंडन किया है। श्रीनगर पुलिस ने मुफ्ती द्वारा शेयर की गई तस्वीरों की पोल खोलते हुए कहा, मुफ्ती द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर गेट के अंदर की है, जिसमें बंगले के रहने वाले निवासियों ने अपना ताला लगाया है। वो यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं श्रीनगर पुलिस ने यह भी कहा कि हमें बताया गया था कि मुफ्ती पट्टन के लिए 1 बजे रवाना होंगी। उनकी यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद खुद को एक्सपोज होता देख महबूबा ने श्रीनगर पुलिस के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें बारामूला के एसपी रईस मोहम्मद भट्ट के हवाले से लिखा है कि उन्हें मंगलवार रात बताया गया कि वो पट्टन नहीं जा सकती हैं। आज जम्मू और कश्मीर पुलिस ने खुद ही मेरे गेट को अंदर से लॉक कर दिया और अब झूठ बोल रहे हैं। ये दुखद है कि प्रवर्तन एजेंसियां अपनी गलतियां छिपाने के लिए ऐसा झूठ बोल रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो महबूबा मुफ्ती की बेबसी साफ झलक रही है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर जल उठेगा, ऐसे दावे करने वाली महबूबा मुफ्ती आज खुद बेबस नजर आ रही हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। विधानसभा में आरजेडी की संख्या बल ज्यादा होने के बावजूद नीतीश कुमार सीएम की गद्दी पर विराजमान है, जो कि आरजेडी को हजम नहीं हो रहा है और बात बात पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। लालू यादव से लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तक तेजस्वी को सीएम बनाने की वकालत कर चुके हैं। वहीं जेडीयू कह रही है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। हालांकि आरजेडी ने चढ़ाई शुरू कर दी है और कभी भी बिहार में खेला देखने को मिल सकता है। वहीं बीते दिनों नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह से इस्तीफा ले लिया था। बीजेपी द्वारा कहा गया कि जगदानंद सिंह द्वारा 2023 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने के बयान से नाराज होकर नीतीश ने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को अपने कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाकर बदला लिया है। वहीं अब बीजेपी के इन दावों को बल मिल रहा है क्योंकि आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार पर जबरदस्त पलटवार किया गया है। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर महागठबंधन सरकार और सरकारी अधिकारियों पर निशाना साधा है। सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार को असंवेदनशील तक करार दे दिया। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज सत्ता के सामने लोगों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं अब मंत्री नहीं हूं, लेकिन हम लोग पहले भी प्रमुखता से काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम सत्ता में बदलाव के लिए आए हैं, यथास्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। मुझसे कुछ लोगों को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को लगा कि मैं इस व्यवस्था में फिट नहीं बैठता, उनको अलविदा कहने में हमने देर नहीं की, इस्तीफा देने में हमने देर नहीं किया। अपने विधानसभा क्षेत्र कैमूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि यहाँ हॉस्पिटल बना था इलाज के लिए, लेकिन ये पुलिस बैरक में तब्दील हो गया। पुलिस बैरक कहीं भी बन सकता है, लेकिन वो अभी तक नहीं हटा। सरकार की इससे ज्यादा असंवेदनशीलता क्या हो सकती है? कुल मिलाकर देखें तो सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और इस बार तो आरजेडी नेता ने सारी हदें पार करते हुए नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। ऐसे में साफ है कि इस बेमेल गठबंधन की उम्र ज्यादा नहीं है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हैं या लालू की पार्टी आरजेडी जेडीयू का सफाया कर अपनी सरकार बनाती है।
देश की सबसे पुरानी पार्टी इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। लोग कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं। देश की जनता का कांग्रेस पर से भरोसा उठ गया है। वहीं पार्टी के नेताओं का भी अब कांग्रेस पर भरोसा उठता जा रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। इस साल गुजरात में चुनाव होना है, लेकिन वहां भी कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट रखने में नाकाम साबित हो रही है। अब गुजरात में भी कांग्रेस का विकेट गिरना शुरू हो गया है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। विसावदार के विधायक हर्षद रिबिडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हर्षद गुजरात प्रदेश किसान सेल के अध्यक्ष भी थे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद हर्षद रिबिडिया अब बीजेपी में जा सकते हैं। हर्षद रिबिडिया का इस्तीफा कांग्रेस के लिए इसलिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वो बड़े पाटीदार नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। गौरतलब है कि हर्षद रिबिडिया से पहले पाटीदार आंदोलन से कांग्रेस में आए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। वहीं अब हार्दिक पटेल के बाद एक और दूसरे बड़े पाटीदार नेता हर्षद रिबिडिया ने भी कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इससे पहले भी चर्चा थी कि हर्षद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इन खबरों का खंडन किया था। लेकिन अब पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीते कुछ समय से बीजेपी के संपर्क में थे। हालांकि हर्षद रिबिडिया ने जून में बीजेपी को निशाने पर लिया था और आरोप लगाया था कि अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के समय बीजेपी ने उन्हें क्रॉस वोटिंग करने के लिए 40 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया था। इससे पहले वो दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब उनके बीजेपी में जाने की चर्चा है। आपको बता दें कि विसावदार सीट जहां से हर्षद विधायक बने थे वो पहले बीजेपी के खाते में थी। इस सीट से बीजेपी नेता केशुभाई पटेल जीते थे, लेकिन हर्षद ने केशुभाई को हरा दिया था, जिससे ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। लेकिन अब बीजेपी से सीट छीनने वाले हर्षद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो ये सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा हर्षद के भगवा दल में शामिल होने से बीजेपी को पाटीदार वोटों का भी फायदा मिल सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया और महागठबंधन की सरकार में फिर से सीएम बन गए। हालांकि यहां भी नीतीश कुमार को कुछ खास फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पर आरजेडी का दबदबा साफ दिख रहा है। आरजेडी कोटे के मंत्री और नेता नीतीश कुमार को ही नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आरजेडी के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी खाली करे और तेजस्वी यादव को सीएम पद सौंपकर वो केंद्र की राजनीति में चले जाएं। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश भी पीएम बनने के लिए ललायित हैं। हाल ही में नीतीश ने विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। हालांकि 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश को अब तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार न घर के रहे हैं न घाट के। बिहार में आरजेडी की नजर सीएम की कुर्सी पर है। आरजेडी नीतीश पर तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव बना रही है। वहीं नीतीश विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट बनने का जो सपना देख रहे थे उस पर अब ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। लगभग सभी विपक्षी दलों के बड़े नेता अपने आप को पीएम मटेरियल समझ रहे हैं और खुद को 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट घोषित करवाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट बनने की चाह में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ताल ठोक रहे हैं, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है। वहीं सपा की ओर से अखिलेश यादव और बसपा की ओर से मायावती का नाम आगे किया जा रहा है, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी पीएम कैंडिडेट की रेस में अपने आप को शामिल कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय राजनीति में पकड़ मजबूत करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। मतलब टीआरएस को अब बीआरएस के नाम से जाना जाएगा। पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी घोषणा की है। अब वो सवाल और भी अधिक गहरा गया है कि 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष की ओर से कौन होगा। केसीआर के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल ही में केसीआर ने बिहार का दौरा किया था। इस दौरान काफी चर्चा हुई थी कि केसीआर नीतीश को अपना समर्थन देंगे। जेडीयू को उम्मीद थी कि बिहार पहुंचे केसीआर शायद नीतीश की उम्मीदवारी का समर्थन कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस दौरान केसीआर और नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ देखा गया कि दोनों पीएम कैंडिडेट बनने के लिए कितने बेचैन हैं। हालांकि अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में लाकर केसीआर विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में केसीआर के इस पहल से नीतीश कुमार का खेल खराब हो सकता है। मतलब साफ है कि केसीआर की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री नीतीश के लिए बड़ा झटका हो सकती है। बिहार में भी नीतीश की सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। आरजेडी की टेढ़ी नजर सीएम की कुर्सी पर है। वहीं अब नीतीश के लिए पीएम कैंडिडेट बनना भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। ऐसे में जो सोचकर नीतीश महागठबंधन में गए थे उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।